मैं डॉक्टर एजाज हुसैन आज आपके समूह अपना प्रथम वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों से महाविद्यालयों में हिंदी लेक्चरर का कार्य कर रहा हूँ। मैंने नेट, पीएचडी, एमफिल, एमपीपीएससी सेट परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। पिछले 2 वर्षों से मैं रतलाम शहर में रहकर ही ऑफलाइन क्लासेस चला रहा हूँ। चूँकि लॉकडाउन के दौरान मैं एजुकेशनल कार्य से दूर हो गया हूँ, इसलिए विद्यार्थियों के आग्रह पर मैंने निर्णय लिया था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आऊँगा। मेरे पास सीमित संसाधन हैं और टेक्नोलॉजी के नॉलेज के विषय में अगर मैं कहूँ तो मैं शून्य हूँ। इसलिए एक सामान्य सा मोबाइल लेकर एक सामान्य सी क्लासरूम में मैं अपना प्रथम वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है तकनीकी रूप पर यह वीडियो इतना बेहतर ना बने, परंतु आप ज्ञान की जो एक कड़ी है उसका यूज कीजिए उससे, क्योंकि मैं आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इतना बेहतर डाटा अवेलेबल करा दूंगा। और ना मैं आपको बोर्ड पर लिखकर या नोट्स देकर नहीं, मैं आपको तथ्यों को बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप कोशिश करें कि मेरे वीडियोस को एक समझने के बाद देखें। तो आइए हम लोग आज भारत का भूगोल विषय को प्रारंभ करते हैं। आप जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए और जैसे मैं तथ्यों को बता रहा हूँ तो समझने का प्रयास करें कि भारत का भूगोल सब्जेक्ट भारत में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा विषय है आज भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल को समझाने से पहले हम जरा भूगोल शब्द को देखें। भूगोल शब्द अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का हिंदी अनुवाद है। जियोग्राफी शब्द यूनानियों ने दिया है। यूनान देश, बहुत से विद्यार्थी पुस्तक से यूनान कहाँ है? यूनान देश आज ग्रीस नाम से जाना जाता है, जहाँ की राजधानी एथेंस है, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। जियोग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, यानी इस पृथ्वी का वर्णन करने वाले विषय को हम भूगोल कहते हैं। सर्वप्रथम एक विद्वान हुए जिनका नाम था हिकेटियस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जस पेरियोडस। इस पुस्तक में भूगोल की प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है, इसीलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक कहा जाता है। कई बार सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इतिहास का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है, तो मेरे ख्याल से आपको हिकेटियस शब्द को याद रखना चाहिए। इसके बाद एक और विद्वान आए, इरेस्टोस्थनीज, और इन्होंने एक शब्द का पूरे विश्व के सामने रखा, जिस शब्द को हम जानते हैं जियोग्राफी का। जियोग्राफी का शब्द देने वाले विद्वान इरेस्टोस्थनीज को हम व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं।
व्यवस्थित भूगोल का जनक। इसी कड़ी में अगर हम एक और विद्वान का नाम याद रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट या हेम्बोल्ट, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी कॉस्मॉस। इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इस प्रकार के 3 शब्द या 3 नाम हिकेटियस, इरेस्टोथीस एंड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनके कुछ सामान्य प्रश्न आ जाते हैं, भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक और आधुनिक भूगोल का जनक, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। हमको इन विद्वानों के जानने के बाद अब हमें आना चाहिए भारत का भूगोल। ठीक है, क्योंकि हमारा विषय है भारत का भूगोल और अधिकतम प्रश्न यहीं से आते हैं। भारत का भूगोल को जानने के लिए हम एक विषय लेंगे, भारत का स्थिति। भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति, तो भारत कहां पर स्थित है? सामान्यतः भारत इस पृथ्वी पर स्थित है। सामान्यतः भारत पृथ्वी पर स्थित है। सामान्यतः भारत पृथ्वी पर स्थित है, पर पृथ्वी में कहां है? जब एक अध्ययन के तौर पर यह जाना गया कि भाई पृथ्वी का अध्ययन हमें करना है और देशों का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी का एक प्रतिरूप होना चाहिए। पृथ्वी का एक प्रतिरूप होना चाहिए। और पृथ्वी का प्रतिरूप तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप तैयार किया जिसको आप ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक प्रतिरूप है। अब पृथ्वी के अध्ययन से हमें पता चला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है वो होता है 12,756 और ध्रुवीय व्यास की 12,713, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है क्योंकि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। इस आधार पर हमने देख किया है कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। अब इस पृथ्वी का अध्ययन करना और उसमें भारत की स्थिति को लोकेट करना इतना आसान काम नहीं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करेंगे कि इस पृथ्वी को समझना है और इसमें भारत की स्थिति को गोल वस्तुओं पर या चीजों पर कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। हम घूम कर फिर वहीं लौट आएंगे। अगर हमें कोई रेखा दे दी जाए, ये रेखा दे दी जाए कि आपको इस बिंदु से चलना है और आपका भारत इस जगह है, तो आप बड़े आसानी से आकर यहाँ रुक जाएंगे। मगर गोल वस्तुओं पर जब कुछ लोकेट नहीं है तो हम किसको प्रारंभिक बिंदु माने, ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो विद्वानों ने इस पृथ्वी को समझने के लिए इस पर मानचित्रों का निर्माण किया। मानचित्र का निर्माण करने वाले का इस पृथ्वी पर मानचित्र दर्शाने वाले विद्वान का नाम था एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ने सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर मानचित्रों को दर्शाया। अब इस पृथ्वी पर मानचित्र दर्शित चुके थे। अब उन मानचित्रों के आधार पर मानचित्र ये कि कहां पर उत्तरी अमेरिका है, कहां पर दक्षिणी अमेरिका है, कहां पर अफ्रीका है, कहां पर एशिया है, कहां पर ऑस्ट्रेलिया। हम लोग एक और प्रश्न यहां से बनाए कि इस पृथ्वी पर भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने निर्मित किया?
भारत का मानचित्र किसने निर्मित किया? तो उनका नाम था एन विले। एन विले महोदय ने भारत का मानचित्र तैयार किया और इस ग्लोब पर भारत का मानचित्र दर्शाने वाले विद्वान का नाम था टॉलमी, जिन्होंने तो देखिए पृथ्वी पर एक प्रतिरूप बनाने वाले व्यक्ति मार्टिन पेयन, मानचित्र बनाने वाले एलेक्सीमेंडर और भारत का मानचित्र बनाने वाले एन विले थे। उसके बाद टालमी वो विद्वान है जिन्होंने इस ग्लोब पर भारत के मानचित्र को दर्शाया। इस आधार पर हमने देखा कि जो सामान्य प्रश्न जो इस क्षेत्र से आ सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। अब इस पृथ्वी का प्रतिरूप हमारे सामने ग्लोब के रूप में तैयार है और इस ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, तो भारत की या किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए इस ग्लोब पर विद्वानों को कुछ और समस्याएं निर्मित हुई। इस आधार पर इन देश की लोकेशन, समय पर जलवायु का निर्धारण करने के लिए आगे चलकर विद्वानों ने इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। उन काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं, इन दोनों रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी देश की स्थिति इस पृथ्वी पर निश्चित व सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम लोग अब जाने कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। तो हम आज अक्षांश रेखाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप चाहे तो यहां पर एक शीर्षक डाल लें, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये बन गई हमारी पृथ्वी। देखिए मैं अच्छा चित्रकार नहीं हूं, इसलिए हो सकता है कि चित्र मुझसे इतने बेहतर ना बने, आप सिर्फ समझने का प्रयास करें। इस ग्लोब पर सर्वप्रथम एक रेखा खींची गई जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसका एक नाम है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे इसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा। भूमध्य रेखा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है। जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और विषुवत रेखा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसका जिसको हम 0 डिग्री मान चुके हैं, यहाँ पर वर्ष में 2 बार दिन बराबर होते हैं और ऐसी घटना को विषुव कहा जाता है, इसलिए इसको विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। अब मुख्य बात है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो विषुवतीय रेखा के समानांतर, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि हम यह बोल देते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं जो कोणीय दूरी दर्शाती हो उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे कि ऐसे अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची जाएंगी, ऐसे ही अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाएंगी। उत्तरी अक्षांश में इन रेखाओं की संख्या होती है 90
और दक्षिणी गोलार्ध में भी इनकी संख्या होती है 90। इस आधार पर हम इन अक्षांश रेखाओं की संख्या तय कर ले कि इनकी संख्या हो जाएगी 90 प्लस 90 180 और 1 है 0 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं 180 प्लस 1, क्योंकि 0 डिग्री को हम प्रधान रेखा मानते हुए इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये समवर्त है, समवर्त का मतलब ये है कि ये रेखाएं सिर्फ आपको इस तरफ दिख रही है, ये पृथ्वी की चारों ओर खींची है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, समवर्त रेखाएं। ये समवर्त रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है। दूसरी बात और तीसरी बात इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कोणीय दूरी को दर्शाती है, कोणीय दूरी को दर्शाती है। और इनकी संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 है, दक्षिणी गोलार्ध में 90 है। इस आधार पे इनको 180 प्लस 1 भूमध्य रेखा, इसलिए हम इसको 180 प्लस 1 कहेंगे। मगर कुछ विद्वान जो ध्रुव पर अक्षांश रेखा होती है वो मात्र पॉइंट के रूप में होती है, इसलिए इसको इस पर नहीं गिनते हैं और कहीं कहीं 179 रेखाएं भी लिखी आती है। तो आप लोग ध्यान रखें, परीक्षा में परेशान ना हो। वो अक्षांश रेखाएं पूछे, वो उत्तरी गोलार्ध की पूछे, दक्षिणी गोलार्ध की पूछे, आपको तैयार रहना है। इन अक्षांश रेखाओं में कुछ अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण होती है, जैसे 23.5 डिग्री पर खींची, 23.5 डिग्री पर खींची रेखा उत्तरी अक्षांश में, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री में खींची है। और उत्तरी अक्षांश में भी एक और रेखा है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, जो 66.5 डिग्री पर खींची गई। उत्तरी अक्षांश में 23.5 पर कर्क रेखा और 66.5 पर आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है उसका नाम है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर। ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो इस पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण या फिर कटिबंधों का निर्धारण तय करती है। यहां तक आपको समझ में आ गया है। एक और प्रश्न यहां से महत्वपूर्ण बनता है, उसको हम देखें। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं में दूरी कितनी होती है। तो याद रखना, सामान्यतः इनकी दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, दो अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये सब एक समवर्त के रूप में पृथ्वी पर उद्धृत की गई है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें, जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा है, उनको अश्व अक्षांश कहते हैं, अश्व अक्षांश। तो अश्व अक्षांश उत्तर में भी होगा, उत्तरी गोलार्ध में भी, और यहाँ पर भी 30 से 35 पर अश्व अक्षांश होगा। तो याद रखें, हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर आज इस छोटे से लेक्चर में मिल सकते हैं। तो सामान्यतः मैं एक बार इसको साफ करके आपको ये बताना चाहूंगा कि आज अक्षांश रेखाओं से हमने कौन कौन से प्रश्नों को तय किया है। इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि अक्षांश रेखाओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमारे सम्मुख सामने आ सकते हैं। यानी कि अभी एक प्रश्न आया था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने पर भूमध्य रेखाओं को हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बढ़ते हैं तो किस तरह का जलवायु में परिवर्तन होगा। तो याद रखना, तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी, क्योंकि यहाँ बर्फ जमी रहती है और यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि
यहाँ पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर आने पर क्या होगा, तो आपको लिखा है तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी। और अगर हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा पर आएंगे तो याद रखिएगा जैव विविधता में वृद्धि होगी और भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जाने पर जैव विविधता में कमी होगी। हाल ही में प्रश्न हम लोग इस छोटे से लेक्चर से क्या क्या सीख पाए हैं, आज मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या क्या प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। बस 2 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को विराम दूंगा, तो आप जरा समझने की कोशिश करें। पहले हमने जाना कि भूगोल शब्द कौन सी भाषा का है, फिर हमने जाना भूगोल के पिता कौन है, फिर हमने देखा सुव्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है, फिर हमने देखा आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, फिर हमने आधुनिक भूगोल के बाद तो हमने देखा कि इस पृथ्वी का प्रतिरूप किसने बनाया, हमने बनाया। मानचित्र किसने बनाया, एलेक्जेंडर मैक्सी ने बनाया। उसके बाद हमने देखा कि इस पर भारत का नक्शा किसने बनाया, एनविले ने। फिर हमने देखा कि भारत के नक्शे को ग्लोब पर किसने दर्शाया, टॉलमी ने। और फिर हमने देखा कि किसी भी देश की स्थिति इस पृथ्वी पर बताने के लिए 2 रेखाएं महत्वपूर्ण होती है, अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है। आज हमने सिर्फ देशांतर रेखाओं के बारे में देखा, तो देशांतर रेखाओं के बारे में हमने देखा कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जो कोणीय दूरी को दर्शाती है, उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। इनकी संख्या 181 होती है और अगर ध्रुवों की रेखाओं को ना गिने तो 179 होती है। उसके बाद हमने देखा कि रेखाएं काल्पनिक है, समवृत्त है, समांतर है और एक दूसरे को काटती नहीं है और 2 रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री और 0 डिग्री से हम 1 डिग्री तक जाएंगे, 0 डिग्री से 1 डिग्री अक्षांश तक जाएंगे तो इसके बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 111 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद हम ये जो दूरी होती है इससे हम लोग दूरी का और जलवायु का निर्धारण आसानी से तय कर सकते हैं। तो आज के विषय में मेरे ख्याल से आज का लेक्चर, क्योंकि बहुत डीप समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय चाहिए और मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो बना के इतना कर पाऊंगा। कोशिश करिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे 1000। उसके बाद मैं जब जैसे ही लाइव पढ़ाने के लिए आऊँगा, मैं 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, ना कि छोटे वीडियोस डालने वाला। मुझे बहुत अधूरा लग रहा है सब्जेक्ट, मगर मैं कल देशांतर रेखाएं आपको समझाऊंगा और फिर इस पृथ्वी पर भारत की क्या स्थिति है आपको बताऊंगा। मेरा प्रयास बड़ा सीमित साधनों के साथ जैसा भी रहा हो, आप कृपया मुझे बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।